यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अब देखिए क्लास शुरू करते हैं अपन आगे की। व्हाट पेन सी हैड टेकन, पेज नंबर 9 पर देखिए नीचे से थर्ड पैराग्राफ। पेज नंबर 9 पर नीचे से थर्ड पैराग्राफ देखिए एक बार। अच्छा, ये तो पढ़ लिया था अपन ने। सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखिए पेज नंबर 9 पर। और इस पैराग्राफ में से भी एक क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको बता देता हूं। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट। उसकी जो पुत्र वधू थी वो फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। उसकी जो पुत्र वधू थी वो फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। कहने का मतलब पति ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे और उसकी जो पुत्र वधू थी वो उसके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। और मिसेज मलिक जो थी वो पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर। उसने क्या किया, इसको बंद कर दे रहे हैं। उसने क्या किया, जब कार की सीट पर बैठी हुई थी तो पीछे की तरफ देखने वाला जो ग्लास होता है, उस पीछे की तरफ देखने वाले ग्लास को उसने अपनी तरफ मोड़ लिया। सी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स। और फिर बाद में अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। ये देखिए, ये घटना कब की है। ये घटना है जब वो अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे, उस समय की घटना है। और लेखक क्या कह रहा है, लेखक कहता है कि उसका जो पति था वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। इसके साथ ही इधर साइड में, साइड वाली आगे वाली सीट पर कौन बैठा हुआ था, आगे वाली साइड वाली सीट पर वो क्या नाम है उसका, उसकी पुत्र वधू बैठी हुई थी। और पीछे वाली जो सीट थी उस पर मिसेज मलिक बैठी हुई थी। और जब गाड़ी चल रही थी, वो अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे, उसी समय उसने क्या किया, पीछे की इमेजेस को व्यूज करने वाला जो मिरर लगा हुआ होता है गाड़ी में सामने, उस मिरर को उसने अपनी तरफ घुमाया और अपने होठों को पेंट करने लगी, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। where was the need to paint the lips when they were going to their own house? जब वो अपने खुद के ही घर में जा रहे थे तो ऐसी स्थिति में अपने होठों के ऊपर लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत थी। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। ज्यादा से ज्यादा वहां जाकर क्या करेंगे, वो वहां जाकर खाना खाएंगे और सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ द मॉडर्न गर्ल्स। इन आधुनिक लड़कियों के नखरे ही कुछ अलग हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक, सी वो जैबरिंग इंसेंटली। और देखो तो ये लड़की कैसे बातें कर रही है। जैबरिंग इंस्टेंटली का मतलब होता है लगातार बकबक करना, बिना रुके बातें करना। और देखो तो इस लड़की को कैसे लगातार बिना रुके हुए बातें कर रही है। वाई मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश। उसको अपने खुद के पति से ही अंग्रेजी में बात करने की कहां जरूरत पड़ रही है। ये बातें मिसेज मलिक सोच रही है। मिसेज मलिक ये सोच रही है कि अभी जब वो अपने ही घर में जा रहे हैं तो ऐसे में इस लड़की को अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात, देखो तो ये लड़की कैसे बातें कर रही है, लगातार बकबक कर रही है। और तीसरी बात, वह अपने खुद के ही पति से अंग्रेजी में बात कर रही है। मिसेज मलिक हैड नो पिक्ड अप इंग्लिश। श्रीमती मलिक जो थी उसका अंग्रेजी में हाथ टाइट था। कहने का मतलब अंग्रेजी उसकी अच्छी नहीं थी। सी फेल्ड इन दिस ओनली। सिर्फ ये एक ही ऐसा काम था जिसमें मिसेज मलिक असफल रही थी। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। हालांकि इसके अलावा बाकी जीवन में जितनी भी जो चीजें थी वो समस्त चीजें उसने पूरी कर ली थी। सी लर्नड बॉलरूम डांसिंग। यहाँ तक कि उसने जो पार्टी में नृत्य करने का जो रूम होता है, छोटी पार्टी वगैरह, ये जो लेडीज वगैरह बॉल डांस बॉल करती है, वो भी उसने सीख लिया था। सडनली इट अक्यूर्ड टू मिसेज मलिक दैट maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, what did Mrs. Malik not like her daughter-in-law for? श्रीमती मलिक अपने पुत्र वधू को किस बात के लिए पसंद नहीं करती थी। तो जवाब होगा, मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ फॉर रिपेंटिंग या फॉर पेंटिंग द लिप्स ड्यूरिंग, फॉर पेंटिंग द लिप्स इन द कार। एंड शी डिडंट लाइक हर वे ऑफ टॉकिंग टू हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश लैंग्वेज।
एंड जैबरिंग इंस्टेंटली। ये इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्या हुआ, सडनली इट अक्यूज टू मिसिस मलिक दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ। अचानक मिसिस मलिक को ऐसा लगा कि उस घर की महिला का जो स्केच आर्किटेक्ट ने जो पेंट किया था, जो स्केच बनाया था घर की महिला का, कहीं वो उसकी पुत्र वधू का तो नहीं है। हाउ कुड दैट बी? पुत्र वधू का स्केच कैसे हो सकता था? शी वॉज नोवेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड। क्योंकि जिस समय घर का प्लान बनाया गया था, योजना बनाई गई थी, खाका खींचा गया था, उस समय तो उसकी पुत्र वधू उस स्थान पे थी नहीं। उस समय तो यही नहीं पता था कि उसके लड़के की मंगेतर या उसके लड़के की पत्नी कौन होने जा रही है, तो उसको कैसे पेंट कर सकता है? बट देन शी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच है। लेकिन उस समय जब वो अपने मकान में शिफ्ट होने जा रहे थे, तो मिसिस मलिक की पुत्र वधू उसी ही मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वैसी की वैसी ही मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी जैसी मैरून कलर की साड़ी उस स्केच के अंदर घर की महिला ने पहनी हुई थी। यस इट वॉज मैरून कलर। मिसिस मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर। हाँ, वास्तव में ये मैरून कलर था और श्रीमती मलिक को मैरून कलर पसंद नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट। मिसिस मलिक को इसका जो कलर था लाउड, इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट। कहने का मतलब ये उसकी रुचि से काफी अलग था, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी मिसिस। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ who were fond of maroon color। सिर्फ उसकी पुत्र वधू जैसी लड़कियां ही मैरून कलर की शौकीन हुआ करती है। यहाँ फॉन्ड ऑफ का मतलब है शौकीन होना। शी कैन वियर मैरून श्योरली सेड मिसिस मलिक टू हरसेल्फ। अब देखिए इसमें एक पैराग्राफ बनता है कि व्हाई डिड मिसिस मलिक थिंक दैट द स्केच ऑफ द लेडी दैट द स्केच ऑफ द लेडी दैट द स्केच ऑफ द लेडी वॉज ऑफ हर डॉटर इन लॉ। यानी कि मिसिस मलिक को ऐसा क्यों लगा कि वो स्केच वाली जो महिला थी या जो वो स्केच था, वह स्केच कहीं उसकी पुत्र वधू का तो नहीं है। ऐसा इसलिए लगा बिकॉज दैट टाइम मिसिस मलिक्स डॉटर इन लॉ वियरिंग ए साड़ी इन द सेम मैरून कलर एज द लेडी इन द स्केच हेड। She can wear maroon surely said Mrs. Malik to herself। श्रीमती मलिक ने अपने आप से कहा कि मेरी पुत्र वधू चाहे तो मैरून कलर पहने। I wish she could also work as hard as I did। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि वो जितना कठोर परिश्रम मैंने किया है लाइफ में, वैसे कठोर परिश्रम भी करे। I had every brick of the house laid before my eyes। घर की हर ईंट मैंने अपनी आंखों के सामने रखवाई। In sun and rain I stood on the site supervising the construction from early in the morning till late in the night। सुबह जल्दी से लेकर शाम को देर तक और सुबह जल्दी से लेकर शाम को देर तक सूर्य की धूप में और बरसात में मैं वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ी रहकर और कार्य का सुपरविजन किया। यानी कि मैंने उस निर्माणाधीन स्थल पर खड़ी रहकर हर चीज को देखा। Many a times I helped the masons with mortar and bricks। कई बार तो मैंने जो कारीगर होता था उसको चूना और ईंटें पकड़ाने में भी सहायता की थी। मोर्टार का मतलब है या चूना या मसाला। Many times I hauled the rubber pipe and sprayed water on the plastered wall। कई बार मैंने खुद ने रबड़ का पाइप पकड़कर और जो प्लास्टर्ड वॉल थी, दीवारों के ऊपर जो प्लास्टर किया हुआ था, उसके ऊपर मैंने स्प्रे किया था। यानी कि उन प्लास्टर्ड वॉल पर भी मैंने क्या किया था, उनको पानी से भिगोया था। Then they reached the house। ऐसे करते करते ही वो घर पहुंच गए। His son drove the car straight to the porch। उसका जो पुत्र था वो कार को चलाकर सीधा पोर्च तक ले गया, बरामदे तक ले गया। And her daughter-in-law jumped out of it। और उसकी पुत्र वधू जो थी वो उछलकर छलांग लगाकर अपनी सीट से कार के नीचे आ गई। छलांग लगाकर मतलब ऐसा है कि एक जो मॉडर्न यूथ और युवा जिस प्रकार से गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उतरते हैं, उस प्रकार से वो उतरी। एंड देयर शी स्टूड रैकलिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरामदा। और वहां से सीधी जाकर बरामदे में जो मार्बल का पिलर था
उस मार्बल के पिलर के वैसे ही सारा लगाकर खड़ी हो गई, मतलब सारा लगाकर खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, बिल्कुल उसी स्टाइल में खड़ी हुई जिस स्टाइल में आर्किटेक्ट ने, उस शिल्पकार ने क्या किया था, उस शिल्पकार ने उस घर की महिला का स्केच उस नक्शे में बनाया था। मिसिज मलिक फेल्ट अ रैच इन हर हार्ट, ये देखकर श्रीमती मलिक के हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा हुई। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोस्ट एट हर, और मिसिज मलिक को लगा कि शायद आर्किटेक्ट ने उसकी मजाक उड़ाई है। कहता तो रहा कि तुम्हारा स्केच बनाया है, यानी कि घर की महिला का स्केच बनाया है। उस समय घर की महिला मैं थी, और पेंट कर गया डॉटर को, डॉटर इन लॉ को। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर ट्राइंग टू कवर हर एल्बोरेट हेडो, एल्बोरेट हेडो का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ बालों का जूड़ा, और बरामदे में खड़ी होकर पिलर के बिल्कुल पास वह अपने एल्बोरेट हेडो विद द मैरून कलर साड़ी, अपने बालों के ऊपर उठे हुए जूड़े को मैरून कलर साड़ी से ढकने का प्रयास किया। हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट, उसकी पुत्रवधू नौकरों को निर्देश दे रही थी अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉर टैक्सी फॉलोइंग द कार, कार के पीछे जो टैक्सी थी उस टैक्सी से लगेज को लाकर और इस पक और घर में ले जाने का नौकरों को निर्देश दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, टैक्सी से जो लगेज था वो लगेज रिमूव कर दिया गया, यानी उतार लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रो अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और जो टैक्सी का ड्राइवर था उसको भाड़ा दिए जाने के बाद, किराया दिए जाने के बाद वो अपनी टैक्सी चलाकर चला गया। मिसेज मलिक वाज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, मिसेज मलिक अभी भी उनकी कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी। शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, ये पूरा का पूरा वाकया देखकर एक अजीब प्रकार की भावनाओं में वो डूब रही थी। Then her son and daughter-in-law entered the house, इसके बाद में उसका पुत्र और पुत्रवधू ने घर में प्रवेश किया। They put on the lights one by one, एक एक करके उन्होंने घर की सारी लाइट्स को जला दिया। Every room was lit up, अब हर कमरा जो था वो प्रकाशित हो गया था। Mrs. Malik looked on wide-eyed still sitting in the back seat of her car, मिसिज मलिक अभी भी अपनी कार की बैक सीट पर बैठी हुई आंखें फाड़ फाड़ कर या बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम्ड टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वाज डन, और उस घर में, अपने नए घर में शिफ्ट होने की उत्तेजना में किसी को भी मिसिज मलिक की कार का दरवाजा, मिसिज मलिक जिस कार में बैठी हुई थी उसका दरवाजा खोलने की याद नहीं आई। यानी पुत्र वधू और पुत्र दोनों घर में चले गए और मिसिज मलिक अभी भी अपनी सीट पर बैठी हुई थी। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उसके पुत्र को अपनी माँ की याद आई। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, वह तुरंत बरामदे में से दौड़ता हुआ कार के पास आया और उसने दरवाजा खोला। A drive in the evening always makes me go to sleep, the mother spoke in a whisper. जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सासू माँ जो थी, मतलब मिसिज मलिक, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यानी धीमी आवाज में कहा कि बेटा शाम के समय गाड़ी में चलने के कारण मुझे नींद आने लगती है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उसी समय उसकी पुत्रवधू भी बाहर आ गई। एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। मिसिज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा अगेन, और श्रीमती मलिक की जो पुत्रवधू थी वो एक बार फिर से उस बरामदे में मार्बल के पिलर के पास में आकर खड़ी हो गई। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेड विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, और अपने बालों के जूड़े को अपनी मैरून रंग की साड़ी से ढकने का प्रयास कर रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब होता है बेटा भूख, हंगर। सेड मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा कि मेरे को भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। एंड आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं तो सिर्फ सोना चाहूंगी। द सर्वेंट हैड लेट डिनर ऑन द टेबल, नौकर ने पहले ही जो डिनर था, जो खाना था, वो टेबल पर लगा दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड डॉटर इन लॉ इन पॉइंटिंग टू द रूम 10 by 8, एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट होल्डिंग हर हैंड। जब उसने कहा कि मेरे को खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, मैं सोऊंगी, तो श्रीमती मलिक की जो पुत्र वधू थी
उसने 10 बाई 8 के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो कोई बात नहीं माता जी, आप जाकर अपने उस कमरे में सो जाइए। यानी कि श्रीमती मलिक ने जो 10 बाई 8 का स्टोर एक कमरे के रूप में अपनी सास के लिए बनवाया था, आज वही 10 बाई 8 का कमरा मिसेज मलिक की पुत्र वधू ने उसके लिए इशारा करके बता दिया। मिसेज मलिक ने जैसे ही इशारा करके उस कमरे की तरफ बताया, तो क्या हुआ, एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट, और उसका जो पुत्र था वो अपनी माँ को सहारा देकर उस कमरे में ले गया। शी वॉज फीलिंग टेरेबली ड्रोजी, उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। ड्रोजी का मतलब नींद आना। मिसेज मलिक सुक हर हेड अगेन, श्रीमती मलिक ने एक बार अपना सर तो हिलाया, बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें गलती क्या था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसके पति पहले ही मर चुके थे। शी वुड फॉलो हिम, उसको भी उसके पति के पदचिन्हों पे ही चलना था। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन उसको भी अब मरना ही था। I thought it could be my mother-in-law's room, and after her it might be converted into a store. These words re-echoed in Mrs. Malik's ear. मैं सोचती हूँ कि ये स्टोर अभी मेरी सासू माँ का कमरा बन जाएगा, और बाद में उसके जाने के बाद, यानी सासू माँ के परलोक सिधार जाने के बाद ही इसको स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा। ये शब्द जो मिसेज मलिक ने उस समय आर्किटेक्ट को कहा था, वो शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। एंड देन शी हैड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, तभी उसने अपनी पुत्र वधू का एक कमेंट सुना। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम। उसकी पुत्र वधू ने कहा कि वैसे तो इस घर को बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाया गया है, बस इस घर में एक ही चीज की कमी है, स्टोर रूम की। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग एनफ स्टोर, और मेरे को बड़ा स्टोर रूम अच्छा लगता है। Mrs. Malik heard it and she felt as if she was sinking deep and deep into a bottomless well. Mrs. Malik ने ये बात सुनी और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मानो वो किसी बिना पैंदे के कुएं में गहरी से गहरी दस्ती चली जा रही है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अबाउट द लेसन और देखिए। के.एस. दुग्गल इज द रिनाउंड इंडियन राइटर। के.एस. दुग्गल एक बहुत ही जाने माने भारतीय लेखक है। Who writes in English and Punjabi with equal ease, वह अंग्रेजी और भाषा, मतलब अंग्रेजी और पंजाबी दोनों भाषाओं में समान आसानी से लिखते हैं। He is versatile and prolific. Versatile का मतलब होता है बहुमुखी, और prolific का मतलब होता है अनूठे। वह बहुत ही बहुमुखी और अनूठे लेखक हैं। As an author, his output is immense and valuable. और एक लेखक के रूप में जो भी काम उन्होंने किया है, जो भी उनका आउटपुट है, वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। He has penned more than 500 short stories, 10 novels and 50 short plays. उन्होंने 500 से भी ज्यादा छोटी कहानियों की पुस्तकें, छोटी कहानियां, 10 उपन्यास, 50 छोटे नाटक, 7 नाटक, besides several books of literary criticism. इसके अलावा कई काम उन्होंने साहित्यिक आलोचनात्मक टिप्पणियों के किए। एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ वर्स एंड हिज ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा दो वॉल्यूम उन्होंने कविताओं के लिखे, एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, और अपनी खुद की आत्मकथा लिखी। ही इज ए रिसिपेंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। वे बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाले लेखक रहे हैं। एंड हैज आल्सो बीन डेकोरेटेड विद पद्म भूषण, और ऐसे लेखक रहे हैं जिनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। दिस लेसन, देखिए ये जो अबाउट द लेसन है, इस लेसन में आपको एक चीज नजर आएगी, और वो चीज क्या है, इस लेसन का सार समझ में आएगा कि लेखक इस लेसन को सिलेक्ट करने का कारण क्या है। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। ये पाठ जनरेशन गैप की थीम पर आधारित है, विषय वस्तु पर आधारित है। Which is emerging as serious threat to our social fabric, और ये जनरेशन गैप एक इस प्रकार की धमकी है हमारे सोशल फैब्रिक के ऊपर, हमारे सामाजिक ताना बाना जो है उसके ऊपर एक प्रकार से ये धमकी है। धमकी का मतलब एक चेतावनी है। द स्टोरी highlights how complacency, possessiveness, lack of proper understanding and mutual love and care can widen this gap. और ये कहानी इस बात को हाईलाइट करती है कि किस प्रकार से जटिलता,
अपना खुद का पॉजिटिवनेस, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सही प्रकार से समझ की कमी, एंड म्यूचुअल लव और परस्पर प्यार की कमी, एंड केयर और एक दूसरे की सहायता कैन वाइडन दिस गैप, इस जनरेशन गैप को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। द राइटर वॉइसेस हिज ग्रेव कंसर्न, वॉइसेस का मतलब होता है आवाज देना और ग्रेव कंसर्न का मतलब होता है गंभीर समझ। लेखक इस कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से अपनी अपनी गंभीर समझ को आवाज देता है ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग ऑन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी, कि आज की आधुनिक जो फैशनेबल सोसाइटी है, फैशन के रास्ते पर चलने वाला जो समाज है, वो अपने माता पिता और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके साथ किस प्रकार से गलत व्यवहार करते हैं। ऑफ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन ए सैटिरिकल वे, ill treating one's own parents and grandparents by modern fashionable society, it is a thought provoking story written in a satirical way। satirical way का मतलब होता है एक प्रकार से व्यंग्यात्मक शैली। लेखक बताता है कि ये एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई विचारों को उकसाने वाली कहानी है। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है विचारों को उकसाने वाली। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई कम ऑन द लेसन। अब मैं इस पाठ के ऊपर आता हूं वापस और आपको बताता हूं। द थीम ऑफ द स्टोरी इज ए जनरेशन गैप। इस कहानी की थीम जनरेशन गैप है। द राइटर वांट्स टू डिस्क्लोज हाउ द न्यू जनरेशन बिहेव विद एंड विद द पीपल ऑफ ओल्ड जनरेशन। ये बताया गया है कि न्यू जनरेशन के जो लोग हैं वो ओल्ड जनरेशन के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार आपके साथ होने वाला है। मिसिज मलिक ने अपनी सास के बारे में थोड़ा सा सही नहीं सोचा। अपनी सास के बारे में उसके जो विचार थे वो कैसे थे, सास के साथ या सास के बारे में उसके विचार निम्न स्तर के थे। कहने का मतलब आप जिस व्यक्ति के लिए जैसा सोचते हो वैसी ही सोच जीवन में आपके लिए आती है, जीवन में आपके पास आती है, आपको वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है। सोचिए, वह 10 बाई 8 का कमरा, वह 10 बाई 8 का कमरा जो कि मिसिज मलिक ने अपनी सास के लिए बनवाया था, बहुत जोर देकर बनवाया था, आर्किटेक्ट को मजबूर किया था, और वो 10 बाई 8 का कमरा अंत में उसी सासू माँ को यानी उसकी पुत्र वधू ने उसी के लिए तैयार हो गया। तो कहने का मतलब जिस निम्न सोच के साथ आपने अपनी सासू माँ के बारे में सोचा, जिस निम्न सोच के साथ आपने सासू माँ को स्टोर में रखने की सोची, आज जब आप सासू माँ हैं तो आप उसी स्टोर में रह रही है। यदि उस दिन वो स्टोर होता, थोड़ा छोटा होता और स्टोर के रूप में ही यूज किया हो जाता, तो शायद आज मिसिज मलिक को उसमें रहने की आवश्यकता नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं। नेक्स्ट चैप्टर अपन कल शुरू करेंगे। अब आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड या व्हाट कर लेते हैं इसको, व्हाट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ, और यहां लगा दो फॉर। इसका मतलब यह हुआ कि मिसिज मलिक अपनी पुत्र वधू को किस बात के लिए पसंद नहीं करती थी। Why did Mrs. Malik think
that the architect painted her painted her daughter-in-law in the sketch in the sketch. Why was Mrs. Malik not happy during going to her own room of 10/8? मिसिज मलिक अपने 10/8 के खुद के कमरे में जाते हुए खुश क्यों नहीं थी? Why did Mrs. Malik think that she was thinking that she was thinking deep and deep into a bottomless well? ये 4 क्वेश्चन है बेटा आज के, एक क्वेश्चन और लिख लो। What lesson do you learn from the story a room 10/8? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टेक स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट्स, टेक स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन? जल्दी करो बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया क्या? अरे मैसेज करके बताओ तो सही, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या?